नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पेटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 32। तो अपने इस 32वें सेशन पे हम बात करेंगे जो आज की जो हमारी हॉट स्टोरीज हैं। पहला है एमिंग सस्टेनेबल हैबिटेट इनिशिएटिव। क्या है इस इनिशिएटिव में, ये जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे रोहिणी कमीशन के ऊपर पे। फिर तीसरा हम बात करेंगे कि वाटर टेक्नोलॉजीज भारत में क्या क्या है और किस तरीके से आगे यूज में लाई जा सकती हैं वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर आपका आईबीसी कोड और उसके रिलेटेड बोर्ड और उसकी जानकारी, आकाश मिसाइल एंड एम पैट जीएम, इसके ऊपर भी कुछ मतलब रिसेंट न्यूज आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से, तो उसको भी देखेंगे। एंड रूरल टूरिज्म इन इंडिया, तो जैसा कि बिल्कुल ये मालूम ही था, क्योंकि कोविड में रूरल टूरिज्म वगैरह जो है, रूरल नहीं सही टूरिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो रूरल टूरिज्म पे जो है वो सरकार का ध्यान अब थोड़ा सा केंद्रित हुआ है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्टोरी के साथ, जो कि है एमिंग फॉर सस्टेनेबल हैबिटाट। दिस इज द न्यू इनिशिएटिव इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021। आप जानते हैं हम पिछले लेक्चर्स में इस पे बात कर चुके हैं, इको निवास संहिता, इन सब जैसी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या है कि आपको मालूम है कि जो अभी हाल फिलहाल जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का भारत के अंदर में, सेकंड लार्जेस्ट, वो है बिल्डिंग सेक्टर। और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ये पहले पायदान पे आ जाएगा, मतलब इंडस्ट्रीज को पछाड़ देगा। इसको देखते हुए न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं, किसके हवाले से? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत से, राइट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी जो आपका जो ऊर्जा मंत्रालय है, पावर मिनिस्ट्री है, उसके तरफ से ये लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने वाली ब्यूरो का नाम क्या है? दैट इज बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बनाई गई थी, और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत में ही आती है। इस ब्यूरो का मेन काम क्या है कि ये पॉलिसीज को डेवलप करती है, स्ट्रेटेजाइज करती है, देखती है क्या क्या कमियां हैं, क्या हम इसमें और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं एनर्जी इंटेंसिटी को लेके, और भारत की इकोनॉमी को उस तरीके से बैलेंस करती है रिलेटेड टू द एनर्जी सेक्टर, राइट। इनिशिएटिव जो इन्होंने लॉन्च किए कुछ हाल फिलहाल, जैसे बड़े बड़े इनिशिएटिव्स ले लेते हैं, जैसे इको निवास संहिता। इस पर हमने एक एमसीक्यू भी लिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि इको निवास संहिता किसके द्वारा लॉन्च किया गया, और जो ऑप्शन में था मैंने आपको एमओएचयू दे दिया था। एमओएचयूए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जबकि ये गलत था। मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये आपको जो है चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इको निवास संहिता के अंदर क्या होगा? इको निवास संहिता के अंदर ये एक एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को कुछ कोड वगैरह दिए जाएंगे और कुछ ऐसे एफर्ट्स बनाए जाएंगे जिससे एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। इस तरीके से मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और जो आपके बिल्डिंग सेक्टर है उनका जो निर्माण है वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि ऑटोमेटिकली वहां पर एनर्जी कंजर्व आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज इको निवास संहिता। फिर इन्होंने ऑनलाइन स्टार रेटिंग टूल जैसे चीजें लेके आए, कुछ ऐसी चीजें जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो जो अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, उनको देखना, उनको फिर प्रोत्साहित करना कि आप अच्छा कर रहे हैं, राइट। इसको लेके फिर इन्होंने निर्माण अवार्ड्स भी निकाले। ये सारी चीजें इन्होंने इसमें की हुई है। रोड हेड तो यही है कि दीज इनिशिएटिव्स विल हेल्प enhance the energy efficiency levels in residential buildings across the country, thereby leading to sustainable habitation। तो ये है इसका पहला पहला मतलब, मूलभूत इसका जो मतलब है, मंत्र है, वो यही है, एमिंग सस्टेनेबल हैबिटेट इनिशिएटिव बाय बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट। कुछ रिलेटेड इन्फोग्राफिक है, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा इन्फोग्राफिक है, थोड़ा सा आउटडेटेड है लेकिन काम आप इससे चला सकते हैं। दूसरे कहानी पे आते हैं, दैट इज ओबीसी सब कैटेगराइजेशन स्कीम। अब ओबीसी सब कैटेगराइजेशन स्कीम में क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट ने इसको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी है। जो आपका जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो सब कैटेगराइजेशन होता है उसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। और ये कितना चला गया है दोस्तों? ये चला गया है 31 जनवरी 2022 तक। ये इसका 11वां एक्सटेंशन है, 11th एक्सटेंशन ऐसा हाल फिलहाल दिया गया है। इसी को रोहिणी कमीशन भी कहा जाता है। किसको? ये जो कमीशन बनी है ना, जो इसको देख रही है ओबीसी सब कैटेगराइजेशन स्कीम को, इसी को रोहिणी कमीशन भी कहा जाता है, जो कि आपका भारत के संविधान आर्टिकल 340 के तहत आता है। इसको अप्रूवल 2 अक्टूबर 2017 को दी गई थी और माननीय राष्ट्रपति जी ने इसको अप्रूवल दिया था। इट हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंप्लीट द टास्क ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ 500 ओड कास्ट इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। तो कुछ ऐसी जो जातियां थी, 5000 नॉट 500, 5000 ओड कास्ट, कुछ ऐसी जातियां जो थी
उनको इस ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया। अब देखिए जो क्रिटिक्स है वो तो तरह तरह की बातें करते रहते हैं। क्रिटिक्स ये है, इनका क्रिटिसिज्म ये है कि ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें होती हैं जो वोटिंग पावर को खींचने के लिए की जाती हैं। ऐसी ऐसी बातें आप सुनेंगे अखबार वगैरह का आप स्कैन करेंगे तो। लेकिन इनका जो मेन मकसद होता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, किस किस चीज़ों में, एक तो गवर्नमेंट जॉब्स में, दूसरा आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। तो ये इसके पीछे का एक मोटा मोटा की आइडिया होता है। क्रिटिसिज्म्स को अगर हम हटा दे तो 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज रिकमेंडेड दैट ओबीसी शुड बी कैटेगराइज्ड इनटू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो कई जगह आप बीसी देखेंगे और कई जगह आप ईबीसी भी देखेंगे, राइट, बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें इसको थोड़ा सा कैटेगराइजेशन वगैरह इसमें की गई है। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस के रिप्रेजेंटेटिव है, कम्युनिटी एसोसिएशंस है, उनको थोड़ा सा बढ़ावा देना है। इनका जो डेटा वगैरह हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिक्रूटमेंट वगैरह, इन सबको भी थोड़ा सा देखना, अच्छे से समझना। भारत में जो रिजर्वेशन है वो अपने आप में एक महाजंजाल बना हुआ है। आप जानते हैं इसको लेके भारत में सीधे सीधे दो मत हैं। एक मत है जो पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, एक मत है जो पूरी तरीके से इसे नकार देता है। उसी के एवज में फिर आपका ईडब्ल्यूएस भी आया है, राइट। अर्लियर दिस ईयर द कमीशन प्रपोज टू डिवाइड ओबीसी इनटू 4 सब कैटेगरीज। समझ रहे हैं, सरकार यानी सरकार कह रहा हूँ, कमीशन ने ओबीसी को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करने की बात की थी, नंबर 1, 2, 3 एंड 4, एंड स्प्लिट द 27% इंटू 6, 9, 10, 2, 6, 9 एंड 10%। इनको आप सम करेंगे तो 27% आएगा। It also recommended complete digitization of all OBC records and a standardized system of issuing OBC certificates। तो जल्दी मेरा ये अनुमान है कि इसको लेके कोई पोर्टल भी आ जाएगा, जल्दी सरकार या कमीशन एक पोर्टल भी लॉन्च कर देगी, तो वो और आपको पढ़ना पड़ेगा, तो गई आपकी किस्मत। ठीक है, एक और पोर्टल याद कर लेना। आर्टिकल 340 पे अगर हम बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब कैटेगराइजेशन उसी के अंदर आता है। प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अपॉइंट अ कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ सच पर्सन्स एज ही थिंक्स फिट to the investigate the conditions of socially and educationally backward। ये अपने आप में बहुत ही भारी वर्ड है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने याद दिलाया है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली नहीं है, ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। लेकिन बार बार इसमें जो तड़का निकल के आता है क्रिटिसिज्म का, वो ये आता है कि इकोनॉमिकली भी तो हो ही रहा है, इंटेंट में तो हो ही रहा है, राइट, within the territory of India and the difficulties under which they labored, and to make recommendations as to the steps that should be taken by the union or any other state to remove such difficulties। A commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the president a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper। राइट, तो ये रिलेटेड है आपका ओबीसी सब कैटेगराइजेशन स्कीम से, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे रोहिणी स्कीम भी कहते हैं। इसको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, 11वां एक्सटेंशन था। तो इतना आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तीसरी अपनी कहानी पे आते हैं, दैट इज वाटर टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडिया। तो हाल फिलहाल अभी एक रिपोर्ट आई है, दिस इज पोटेंशियल ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज। अब जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज का मतलब है, ये एक ऐसी टर्म है जिसमें मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है अर्थ की मैपिंग करने के लिए, ज्योग्राफिक मैपिंग, उसके एनालिसिस करने के लिए, ह्यूमन सोसाइटीज को एनालिसिस करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का सहारा यहाँ पे लिया जाता है। द टर्म जियोस्पेशियल रेफर्स नॉट टू वन सिंगल टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का तड़का है, कलेक्शन है। जैसे कि आपका हो गया, कैसी बात कर सकते हैं, जिसमें रिमोट सेंसिंग हो, जीआईएस हो, जीएनएसएस हो, 3D मॉडलिंग हो, तो ये सब जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। तो इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल आई, जिसका नाम था पोटेंशियल ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज ऑफ वाटर सेक्टर इन इंडिया। इस रिपोर्ट में ये मेंशन की गई कि भारत के अंदर अभी बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम इसमें जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज को यूज करें तो भारत की जो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम है उसे कुछ हद तक तो काफी रिड्यूस किया जा सकता है। वाटर सेक्टर इंडिया में जहां तक आप देखें तो विश्व की 17% आबादी भारत में रहती है, बट ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिजर्व्स आर देयर एंड इज करेंटली फेसिंग अ सीवियर वाटर चैलेंज। तो एक वाटर क्राइसिस है, बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी हम कैसे। एक डायलॉग था एक मूवी का, कौन सी मूवी का डायलॉग था जरूर बताइएगा, कि बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे देश में लेकिन फिर भी हम लोग प्यासे हैं। मूवी का नाम गैस कीजिए। इंडिया रिसीव्स 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर थ्रू रेनफॉल और अदर सोर्सेज सच एज ग्लेशियर्स ऑफ दिस एंड ओनली 8% इज कलेक्टेड। समझ रहे हैं आप, तो एक्वाइफर रिचार्ज कहाँ से होगा, वाटर टेबल तो बहुत डाउन चला जा रहा है। इंडिया फिल्स ग्राउंड वाटर एक्वाइफर्स एट द रेट ऑफ 458, इधर से और इधर का आप देख सकते हैं, बिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर पर ईयर।
वाइल इट एक्सट्रैक्ट 650 BCM, तो डेफिसिट तो साल दर साल क्रिएट होता चला जाएगा। इतना फिल कर रहे हो, इतना फिल कर रहे हो और इतना नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। 89% ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, आउट ऑफ विच 65% इज विड्रॉन फ्रॉम द अंडरग्राउंड। किसान वगैरह, समझ रहे हैं आप। एज पर अ नीति आयोग रिपोर्ट, करंटली नियरली 820 मिलियन पीपल इन 12 मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया फेसिंग एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। कर्नाटक में तो ये आलम है कि वहाँ पेप्सी ज़्यादा मिल जाती है पानी से। फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। साउथ में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में आपको पेप्सी मिल जाएगी पीने के लिए, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं मिल पाएगा जल्दी से। फर्दर, अगर पॉश इलाकों को छोड़ दें और वैसे जनरल टर्म में बात करूँ तो, further there has been a 136% increase in the number of grossly polluting industries between 2011-2018 according to the State of India's Environment Report 2019। वो तो गनीमत है कि इस साल बारिश थोड़ी सी अच्छी हुई है, वरना 2019 से पहले पहले तो हर साल गर्मियों के दिनों में वाटर क्राइसिस की बहुत मतलब किल्लत देखने को मिलती थी। बिल्कुल लाइव न्यूज़पेपर के अंदर में या न्यूज़ चैनलों पे आप सब जगह इसको देख सकते थे। तो बहुत बड़ी बात है, इस तरीके की रिपोर्टें आ रही हैं, तो हम इसमें आने वाले समय में कुछ टेक्नोलॉजीज की इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी देखेंगे। ये कुछ फैक्ट्स है आपके लिए, आराम से वीडियो को पॉज कीजिएगा, आप ही लोगों के लिए लगाई गई है। बढ़िया से स्टडी कीजिए और सेशन को लाइक ज़रूर करना यार। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगली स्टोरी है हमारी आईबीसी से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उससे रिलेटेड एक रेगुलेटरी बोर्ड है जिसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड इन इंडिया। हुआ क्या है, हुआ यह है कि अभी हाल फिलहाल जो आईबीबीआई है उन्होंने अमेंडमेंट किया है। किसको लेके? कुछ रेगुलेशंस को लेके। रेगुलेशन का नाम क्या है सर? रेगुलेशन का नाम है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, रेगुलेशंस 2016, IRPCR, राइट। द अमेंडमेंट्स आर एम्ड एट एनहांसिंग द डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत भारी भारी शब्द हैं ये शब्द, वाकई में बहुत भारी भारी है और गवर्नेंस में इनका बहुत ज़्यादा मतलब होता है। क्या क्या? डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी in corporate insolvency proceedings. In March 2021, a subcommittee of the Insolvency Law Committee recommended a pre-pack framework within the basic structure of Insolvency Bankruptcy Code 2016। देखिए, मोटा मोटी मैं आपको सिंपल सी बात समझा देता हूँ। ये जो चीज़ें की जा रही है, आईबीसी आपको मालूम ही है 2016 में लाया गया था। इसका प्रोसेस क्या था? जो भी फेल्ड बिजनेसेस हैं, मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया, तो बिजनेस करना भारत में आसान है, बिजनेस से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तरह तरह के कानून है। एक बार आपने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड किया, ठीक, अपना मतलब प्राइवेट लिमिटेड शुरू की या एलएलपी शुरू की, कुछ भी आपने किया, तो एक बार जब आप इसमें घुस गए तो एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है। एग्जिट नहीं कर पाते और लोगों का पैसा उसमें चलता ही जाता है। और जरूरी नहीं कि बिजनेस सफल भी हो जाए। बिजनेस बेसिकली होता है क्या? आपने एक आइडिया सोचा कि यार ऐसा करते हैं, देखेंगे कितना सफल होता है, नहीं सफल हुआ तो फेल हो गया, फेल हो गया तो आप बाहर नहीं निकल सकते, तो उसके लेके फिर आईबीसी आएगा कि नहीं, अब आप बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर निकलना जरूरी है। आपका ये आइडिया फेल हो गया, लेकिन ये हो सकता है कि आपके अंदर फिर कोई दूसरा आइडिया शायद वो चल जाए। तो सरकार ने सोचा कि यार इनकी मदद करनी चाहिए, इनको एक एग्जिट वे देना चाहिए, एक पाथवे इनके लिए क्रिएट करना चाहिए, ताकि ये निकले और फिर दोबारा वापस आए, बाउंस बैक करें एक न्यू आइडिया के साथ, ताकि अगर वो चल गया तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसका रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है बिल्कुल स्पीड अप होना जरूरी है फेल्ड बिजनेस का, उसको लेके आईबीसी को लाया गया। उसमें इन्होंने अमेंडमेंट किया हाल फिलहाल आईबीबीआई ने। किससे रिलेटेड? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आईबीसी में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक कॉर्पोरेट का होता है, एक नॉन कॉर्पोरेट का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें टू स्टिपुलेट दैट द रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द स्ट्रेस्ड कंपनी, यानी जो कंपनी स्ट्रेस में है, विल हैव टू बी कंप्लीटेड इन द मैक्सिमम ऑफ 270 डेज। तो इनका जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है ये 270 दिनों में जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। These professionals administer the resolution process, manage the assets of the debtor, and provide information for creditors to assist them in decision making, कि आप किस तरीके से मतलब बाहर सही तरीके से निकल सकते हैं, पूरी तरीके से मदद की जाती है। The agencies conduct examinations to certify the insolvency professionals and enforce a code of conduct for their performance। तो ये सारी बातें जो हैं आईबीसी में लाई गई थी। की आइडिया बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब इसमें भी धीरे धीरे सरकार का जो इसमें हस्तक्षेप होता जा रहा है, जैसा आर्टिकल से आ रहा है। अगर आप लाइव मिनट या इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह जैसी अखबारें पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। आईबीबीआई क्या है? रेगुलेटर तो है ही है, साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल मतलब फैक्टर है ये, कि सारी चीजें यानी कोड ऑफ कंडक्ट को देखना, परफॉर्मेंस को देखना, उन सब के लिए जो जिम्मेदार जो रेगुलेटर है वो आईबीबीआई है। इसका काम क्या है?
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट्स करना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एजेंसियां उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है IU उसको ध्यान से देखना, उसके लिए कोड वगैरह जनरेट करना। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड लॉ। तो ये सारी इसमें रिलेटेड बातें हैं। अभी हाल फिलहाल रिकमेंडमेंट किया गया है, किस में किया गया है? IPPCR में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट रेगुलेशंस 2016। यूपीएससी के परीक्षा की जहां तक सवाल है उसमें IBC पे सवाल आ चुका है, दोबारा आने की पूरी उम्मीद है। ठीक, तो आप इसकी तैयारी करके चलिएगा। ये फ्रेमवर्क है, ढांचा है, आप देख सकते हैं एक कॉर्पोरेट के लिए जा रहा है, एक नॉन कॉर्पोरेट के लिए जा रहा है, और किस तरीके से सारा रोड होते हुए जाता है कहां पर? ठक ठक ठक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट, चलिए अगली कहानी पे चलते हैं, दैट इज आकाश मिसाइल एंड MPAT-GM। DRDO ने अभी हाल फिलहाल न्यू जनरेशन ऑफ आकाश मिसाइल उसकी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टिंग कर ली है, और साथ ही साथ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसकी भी टेस्टिंग कर ली है क्या? जून 2021 में न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P यानी अग्नि प्राइम वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द DRDO। इस पे हमने एक MCQ भी लिया था। राइट, कहां से लॉन्च किया गया था जरूर बताइएगा। आज का आपका पहला सवाल कि अग्नि P को जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी जो सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई थी, जो DRDO ने की थी, ये कहां से की थी? उस जगह का नाम बता दीजिए, बड़ा फेमस जगह है यार इंडिया में वो। इन February 2021 इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनस डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसका नाम था हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा। राइट, आकाश मिसाइल की जहां तक बात है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, न्यू वेरिएंट ऑफ आकाश मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक द टारगेट्स एट द डिस्टेंस अपॉन 60 किलोमीटर एंड फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ मैक 2.5। तो बहुत अच्छी स्पीड है। Once deployed, the Akash new generation weapon system will prove to be a force multiplier for the air defense capability of the Indian Air Force। तो बहुत बढ़िया है, और मजे की बात यह है कि आकाश भारत का पहला इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। और मल्टीपल डायरेक्शंस में जो है मल्टीपल टारगेट्स को ये टैकल कर सकता है, इंगेज कर सकता है। द मिसाइल इज सपोर्टेड बाय द इंडिजिनसली डेवलप्ड रडार, जिसे रजिन भी कहते हैं। राइट, ये एक रडार होता है, मिसाइल इसी के ऊपर से चलाई जाती है, इसको राजेंद्र कहा जाता है। द आकाश मिसाइल सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ इंडियाज 30-year-old इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि APJ अब्दुल कलाम जिसके मतलब चेयरपर्सन थे, जिन्होंने इसको रन किया था, IGMDP 30 साल पहले का, तो 1981 के आसपास में आया था। राइट, MPAT-GM पे बात कर ले तो ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का काम क्या होता है कि उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये इसका मेन मकसद ही होता है कि सामने से कोई टैंक आ रही है तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, कोई आर्मर्ड व्हीकल आ रहा है जो आपको मतलब बहुत क्षति पहुंचा सकता है, काफी हार्म कर सकता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना है। मीडियम रेंज की होती है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती हैं। राइट, ट्राइपोड से इसे जो है लॉन्च किया जाता है, इसकी मैक्सिमम रेंज 2.5 किलोमीटर तक की होती है, और जो वेट है 15 किलो से कम होना चाहिए। इट्स सक्सेसफुल टेस्ट मार्क्ड अ मेजर बूस्ट फॉर द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत कैंपेन एंड वुड स्ट्रेंथन द इंडियन आर्मी। तो एक बार कमेंट थर्ड में बोल दीजिए, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। राइट, आज आपके लिए बिल्कुल बेसिक सा सवाल पूछता हूं कि मिसाइल और रॉकेट में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसाइल एंड रॉकेट? कमेंट थ्रेड में बताइएगा कि मिसाइल और रॉकेट में क्या फर्क है। साथ ही साथ एक और पूछ लेते हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क है, ये भी मुझे बताइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल? तो ये है वो चित्र जो इसको लॉन्च किया गया था, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सराहनीय। आगे चलते हैं, अगली और हमारी आज की अंतिम स्टोरी, रूरल टूरिज्म इन इंडिया। तो हाल फिलहाल मंत्रालय ने, यानी कि जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म इन इंडिया, इसको लेके एक मसौदा तैयार किया है, और उसमें लोगों से उनके कमेंट, फीडबैक, सजेशन भी मांगे हैं। लोगों का मतलब है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से, ड्यूटीज से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इन सब से उन्होंने बोला है कि दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि कोविड ने तो बहुत हिट किया। अब हिट किया तो इस सेक्टर को तो उठाना है, क्योंकि ये जान है। राइट, इकोनॉमी की, भारतीय इकोनॉमी का एक अपना एक पिलर है, तो इसको उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रूरल टूरिज्म इन एनी फॉर्म ऑफ टूरिज्म दैट शोकेसेस द रूरल लाइफ, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज एट रूरल लोकेशंस, इट बेनिफिट्स द लोकल कम्युनिटी economically and socially, as well as enabling interaction between tourists and local for more enriching tourism experience. Right, driven by the spirit of vocal for local, तो इसमें भी वही तड़का लगाया गया, vocal for local,
रूरल, क्योंकि रूरल है ना, रूरल भारत है ये। रूरल टूरिज्म कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसको लेके मंत्रालय ने बोला है कि देखिए हम लोग रूरल सर्किट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे किसके तहत लेके आएंगे, तो स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके तहत हम रूरल सर्किट को आइडेंटिफाई करके इस थीम के अंदर लेके आएंगे। फोकस स्ट्रेटेजीज डेवलप की जाएगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करेंगे, प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, क्लस्टर्स बनाएंगे रूरल टूरिज्म के लिए, मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और अधोसंरचना जो भी उससे रिलेटेड गवर्नेंस है उसको भी मेंटेन करेंगे। तो मेन की आइडिया क्या है, मेन की आइडिया रूरल टूरिज्म का ये है कि ऑलमोस्ट 74% ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन 7 मिलियन विलेजेस। तो अभी भी भारत की अधिकांश जो आबादी है वो ग्रामीण है। 2000 यूएन की प्रोजेक्शन की बात करें तो 2046 के आसपास में, 2046 और 50 के आसपास में भारत के गांव और शहर बराबर दिखेंगे और फिर अर्बन बॉडीज ऊपर हो जाएंगी और रूरल बॉडीज नीचे आ जाएंगी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम 2021 में हैं, तो 2021 में भारत में अभी भी भारत का जो दिल है वो उसके गांव में ही बसता है। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो अभी भी भारत जो है वो रूरल इंडिया में ही ज्यादा है। न्यूमरस लोकल ट्रेडिशंस जैसे कि प्लेज, आर्ट फॉर्म्स, डांसेस वगैरह वगैरह, इनको एनहांस किया जा सकता है। ये रूरल एरियाज की कल्चरल वेल्थ है, ऐसा मानना है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। ठीक, इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी माइग्रेशन रुकेगी, काफ़ी सारे यंग जो लड़के लड़कियां हैं माइग्रेट नहीं होंगे, उनको गांव में ही जॉब मिल जाएगी, वो वहीं रहेंगे, उनका माइंडसेट चेंज होगा और कनेक्ट हो पाएंगे नए नए विचारों से, नए नए आइडिया से। जब वो इस तरीके की डेवलपमेंट्स को देखेंगे उनका लाइफस्टाइल भी सुधरेगा, राइट। तो ये सारी बातें इसमें की गई है, किससे रिलेटेड, रूरल टूरिज्म इन इंडिया। उसको लेके एक ड्राफ्ट, एक पॉलिसी आई है, दैट इज नेशनल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल टूरिज्म। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को, राइट। चलिए, तो अब हम अपनी एमसीक्यूज आज की शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज फॉर टुडे। सबसे पहला सवाल है, नेशनल हेल्थ मिशन, हमने पिछले सेशन में इसके ऊपर बात की थी, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आपके लिए लगाए गए हैं। पहला क्या है, इट envisages achievement of universal access to equitable, affordable and quality healthcare services in rural areas only। इस वर्ड का ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक वर्ड है यूपीएससी की परीक्षा में। The mission seeks to give special focus on the reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent healthcare। तीसरा, आयुष्मान भारत is the major initiative launched under NHM। कौन सा ऑप्शन सही है जरूर बताइएगा। दूसरे सवाल पे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम से ये सवाल है, इट एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स बाय प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर सेटिंग अप एंटरप्राइजेस। लोन्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरूर बताइएगा। तीसरा, इनमें से कौन सी स्कीम है जो कि किसानों की आय को दुगना कर सकती है। पहला है पीएम किसान, दूसरा है पीएम आशा, तीसरा है पीएम स्वनिधि। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये लाइन आप थोड़ा सा इसमें हटा दीजिएगा क्योंकि सवाल ऊपर पूछ लिया गया है। सो दिस लाइन हैज नो रेलिवेंट इन दिस क्वेश्चन। सवाल यही है कि इनमें से कौन सी वो स्कीम है जो किसानों की आय को क्या कर सकती है, दुगना कर सकती है। ऑप्शन है आपके सामने 4। अपने आंसर को मार्क कीजिए, कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए और बढ़िया से इकोनॉमी सीखनी है तो आइए इस कोर्स में। कोर्स चालू है आपके लिए, टीम लगातार मेहनत कर रही है। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।